हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्राई विद गौतम में। दोस्तों, हम लोग वैदिक सभ्यता पर बातचीत कर रहे हैं, जिसमें हमने वैदिक सभ्यता को जो बेसिक जानकारी थी उसको कल जो क्लास हुई थी उसमें हम लोगों ने समझा था कि वैदिक सभ्यता कहाँ से ली गई और किसके द्वारा वैदिक सभ्यता का निर्माण हुआ। जो भी पॉइंट थे वो हमने कल उन पॉइंटों पर बातचीत कर ली थी। और उसके अलावा जो वेद थे आपके चारों वेद हमने कल कंप्लीट कर लिए थे। तो आज हम देखते हैं कि किस तरह से वैदिक सभ्यता की जो सामाजिक व्यवस्था है, आर्थिक व्यवस्था है और राजनीतिक और धार्मिक जो व्यवस्थाएं हैं वो कैसी थीं। तो उस टॉपिक पर आज हम चर्चा करते हैं। और जिस किसी ने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें। तो देखिए दोस्तों, वैदिक सभ्यता को वेदों के अनुसार हमने दो भागों में बांटा था। कितने भागों में? दो भागों में, जिसमें एक था आपका पूर्व वैदिक काल और दूसरा था आपका कौन सा? उत्तर वैदिक काल। पूर्व वैदिक काल को हम ऋग वैदिक काल के नाम से भी जानते हैं। ऋग वैदिक काल का जो कालक्रम था 1500 BC से लेकर और 1000 BC तक था। कहाँ तक? 1500 BC से लेकर 1000 BC तक था। और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट है उत्तर वैदिक काल, उसका जो कालक्रम था वो 1000 BC से लेकर 600 BC तक था। तो हम देखेंगे कि वैदिक सभ्यता की जो राजनीतिक प्रणाली थी, तो राजनीतिक प्रणाली में हम इनमें दोनों पार्टी में देखेंगे कि पूर्व वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में क्या क्या समानता थी और क्या क्या असमानता थी। तो देखिए दोस्तों, जो पूर्व वैदिक काल था, कौन सा? जो पूर्व वैदिक काल था, पूर्व वैदिक काल में जैसे अभी अपने यहाँ ग्राम पंचायत होती है, उसके बाद ब्लॉक होती है, तहसील होती है, जिला होता है, मंडल होता है, इस तरह से हमने छोटे छोटे पार्टों में विभाजन किया है। तो उसी तरह से उस समय क्या होता था कि सबसे पहले एक होता था आपका क्या? कुल। सबसे पहले कुल के बाद में ग्राम और ग्राम के बाद विश्व और विश्व के बाद क्या? जन। ये प्रणाली थी। जैसे अभी हमारी जो प्रणाली है कि गांव पर ग्राम पंचायत, उसके बाद में ब्लॉक, तहसील, जिला और मंडल, इस तरह से। तो उस समय कुल, ग्राम, विश्व और जन, इस तरह से विभाजन किया गया था, इस तरह से। तो जैसे जो कुल था, कुल का जो प्रमुख व्यक्ति था कुलपति। जैसे अभी अपने गांव का जो मेन व्यक्ति होता है प्रधान, ठीक है, उस तरह से जो ग्राम पे उसके बाद जो ग्राम आया, ग्राम का जो प्रमुख व्यक्ति था वो कौन था? ग्रामणी। कुल का कुलपति, ग्राम का ग्रामणी, ठीक है। और उसके बाद विश्व का जो मेन व्यक्ति था, यानी कि विश्व का जो प्रधान था वो कौन था? विश्वपति। उसके बाद आता है आपका जन। जैसे कि अपने मंडल स्तर पर डीएम होता है, उस तरह से जो जनस्य गोप था, कौन? जो आपका ये जो विभाजन हुआ जिसमें आपका आया, तो इसका जो प्रमुख था वो कौन था? जनस्य गोप, ठीक है। ये थी उस समय की राजनीतिक प्रणाली। कौन सी राजनीतिक प्रणाली? किसकी? पूर्व वैदिक काल की। पूर्व वैदिक काल की। और यही सेम प्रणाली थी किसकी? उत्तर वैदिक काल की। लेकिन उत्तर वैदिक काल में एक और संज्ञा जोड़ दी गई, वो कौन सी है? जनपद। यानी कि पहले ग्राम, पहले कुल, उसके बाद ग्राम, ग्राम के बाद विश्व, विश्व के बाद जन और जन के बाद जनपद। जैसे इसमें कहाँ तक था? जन तक, और इसमें जनपद तक। तो इतना अंतर है। अगर पूछता है कि पूर्व वैदिक काल को कितनी राजनीतिक में बांटा गया, तो 4 तरीके से इसका विभाजन किया गया। और उत्तर वैदिक काल में 5 विभाजन हुए, जिसमें पहला आपका कुल, ग्राम, विश्व, जन और जनपद। उसके बाद जो भूमि की अवधारणा थी, नेक्स्ट आपका पॉइंट है भूमि की अवधारणा, जो विकसित नहीं थी। कहाँ पर? पूर्व वैदिक काल में भूमि की अवधारणा विकसित नहीं थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर ये विकसित हो गई। इसका मतलब ये है कि जो भूमि की अवधारणा थी, तो उस समय जो भूमि पर उस समय के जो व्यक्ति थे वो भूमि पर ध्यान नहीं देते थे, वो सबसे ज़्यादा ध्यान देते थे तो किस पर? पशुपालन पर। किस पर? पशुपालन पर और कृषि पर सर्वाधिक ध्यान देते थे। लेकिन जो कृषि की अवधारणा थी, जो खेती की अवधारणा थी,
भूमि की कि इस भूमि को हम अपने कब्जे में कर लें या इस भूमि को हम अपने कब्जे में कर लें, ये बिल्कुल भी विकसित नहीं थी। लेकिन आगे चलकर उत्तर वैदिक काल में ये क्या हुई, भूमि की जो अवधारणा है ये विकसित हो गई। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका राजा योग्यता के आधार पर। क्या पूर्व वैदिक काल में जो मुखिया होता था उस समय का जो मेन व्यक्ति था वो किस पर, योग्यता के आधार पर उसको नियुक्त किया जाता था, योग्यता के आधार पर। लेकिन उत्तर वैदिक काल में आनुवांशिक तरीके से, यानी कि इसको समझते हैं योग्यता और आनुवांशिक। योग्यता का मतलब ये है कि जो व्यक्ति उस समय शिक्षा तो इतनी प्रचलन में नहीं थी लेकिन थोड़ी बहुत थी, तो जिस व्यक्ति को हर क्षेत्र की जानकारी हो, जो प्रत्येक तरह के व्यक्ति को कंट्रोल कर सके, इस तरह का जो व्यक्ति था यानी कि वो उसको योग्य मानते थे। तो योग्यता के आधार पर उसको मेन व्यक्ति बनाया गया था यानी कि राजा। और उत्तर वैदिक काल में आनुवांशिक यानी कि जैसे जो उनकी संतानें होती थी उसको ही संतान राजा बनाते थे, यानी कि जिस तरह से एक व्यक्ति था तो उसका बेटा वही होगा और उसके बाद उसका बेटा वही राजा बनेगा, उसके बाद उसका बेटा वही राजा बनेगा, चाहे वो गलत है या सही है लेकिन राजा वही बनेगा। ये है आपका आनुवांशिक, यानी कि क्रम बाय क्रम जो राजा बनेगा वो वही बनेगा, ये है आपका आनुवांशिक। और ये है तो पूर्व वैदिक काल में योग्यता के आधार पर और उत्तर वैदिक काल में आनुवांशिक तरीके के आधार पर। उस समय जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका सभा, कौन सा है, सभा। तो सभा में क्या था, जैसे अभी वर्तमान में आपकी क्या है, राज्यसभा। राज्यसभा और लोकसभा संसद अगर आपने पढ़ी होगी तो राज्यसभा और लोकसभा, तो उसमें उस समय क्या थी, सभा। तो उस समय की सभा की अगर हम वर्तमान में तुलना करते हैं तो किससे करेंगे, राज्यसभा से। यानी कि अभी वर्तमान की राज्यसभा और उस समय की सभा, वर्तमान की राज्यसभा और उस समय की सभा, इसमें क्या होता था कि वृद्ध व्यक्ति सर्वाधिक, यानी कि जो वृद्ध व्यक्ति थे, ज़्यादा वैसे व्यक्ति नहीं कि नए लड़कों को लो और उनको शामिल कर दो, इस तरह के नहीं, थोड़े वृद्ध व्यक्ति थे यानी कि बुजुर्ग थे, तो उनको हर क्षेत्र में जानकारी हो जाती थी। तो ऐसे व्यक्तियों को सभा में बैठते थे ऐसे व्यक्ति और अपने कार्य प्रणाली पर नियंत्रण करते थे, यानी कि बातचीत करते थे जनता से। जैसे कि अभी कोई भी अगर कानून पारित होता है तो उसके लिए बिल पास होते हैं तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से होते हैं। इस तरह से अभी अगर देखा जाए तो वर्तमान में राज्यसभा और वैदिक काल में सभा, ठीक है। तो इसी और सभा में पूर्व वैदिक काल में स्त्रियां भी भाग लेती थीं, यानी कि पूर्व वैदिक काल में स्त्रियों की दशा काफ़ी बेहतर थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में स्त्रियों की दशा में बहुत गिरावट आई, ठीक है। देखिए कैसे कि इसमें स्त्रियां भाग लेती थी सभा के अंदर, कब, पूर्व वैदिक काल में, लेकिन स्त्रियों का प्रवेश वर्जित, यानी कि उत्तर वैदिक काल में आकर स्त्रियों का प्रवेश वर्जित कर दिया गया, यानी कि स्त्रियों को कोई भी वो नहीं था कि वो उसमें जाकर सभा में जाकर भाग ले सकें। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका समिति, कौन सा, समिति। तो समिति की तुलना अगर आप कीजिए तो उस समय की समिति और वर्तमान की क्या, लोकसभा, उस समय की समिति और वर्तमान की लोकसभा, उसमें क्या था कि जैसे वहाँ समिति हुई तो समिति के तौर पर, क्योंकि राजा पूर्व वैदिक काल में योग्यता के आधार पर नियुक्ति होती थी राजा की, तो निर्वाचन होता था कि इस व्यक्ति को राजा बनाओ, ठीक है। तो राज्य का निर्वाचन किसमें होता था, समिति के द्वारा। जैसे अभी जो मुख्यमंत्री बनता है या कोई भी व्यक्ति जो मेन व्यक्ति बनता है, प्रधानमंत्री भी बनता है, तो वो लोकसभा से ही बनता है। लोकसभा में अगर उसका बहुमत अच्छा है, सीटें उसको अच्छी प्राप्त हैं, अगर 50% प्लस उसको सीटें प्राप्त हैं तो वो क्या है, आपका प्रधानमंत्री बन जाएगा। तो इस तरीके से क्या था कि उस समय निर्वाचन होता था, यानी कि काफ़ी लोग इकट्ठे होकर और चुनाव करते थे, इस व्यक्ति को बनाओ, ठीक है। तो ये है आपकी समिति। और समिति में यहाँ पर महिलाओं को भी अनुमति थी जाने की, भाग लेने की अनुमति थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर महिलाओं का भी प्रवेश था। ये समानता है कि सभा के अंदर महिलाओं का प्रवेश था, कहाँ पर, पूर्व वैदिक काल में, और प्रवेश नहीं था कहाँ पर, उत्तर वैदिक काल में। लेकिन समिति के अंदर
पूर्व वैदिक सभ्यता और उत्तर वैदिक काल दोनों में क्या था कि महिलाओं को मंजूरी थी कि वो भाग ले सकती हैं। ठीक है, उसके बाद विदय, नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका विदय। विदय में क्या होता था कि कुछ व्यक्ति इकट्ठे होकर जो छोटे मोटे निर्णय होते थे, आम निर्णय जिनको हम बोलते हैं आम निर्णय, यानी कि किसी व्यक्तियों में दो परिवारों में झगड़ा हो गया तो उन दोनों परिवारों को संतुलित करना या दोनों को समझाना, शांत करना। ठीक है, उसके बाद अगर उन दोनों में झगड़ा होने के बाद उनका सामान आपसी में चोरी हो गया तो उनका सामान वापस करवाना, या खेती बेती, पशुपालन या कृषि से संबंधित जो भी छोटी मोटी घटना होती थी वो किस में आती थी, विदय के अंदर। किसमें, विदय के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका गढ़। कौन सा, गढ़। गढ़ सबसे पुरानी संस्था है। सबसे पुरानी संस्था कौन सी है, गढ़। और सबसे पहली जो संस्था है वो कौन सी है, समिति। समिति फर्स्ट है और गढ़ लास्ट है। लेकिन उत्तर वैदिक सभ्यता में आकर, उत्तर वैदिक में आकर क्या हुआ कि दोनों को समाप्त कर दिया गया। दोनों को समाप्त कर दिया गया कब, आगे चलकर दोनों को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, उसके बाद ये दोनों समाप्त हो गए, यहाँ पर विदय और गढ़ दोनों समाप्त कर दिया गया। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका विस्तार। तो पूर्व में जो विस्तार था, किनका, वैदिक सभ्यता की खोज की थी आर्यों ने, तो विस्तार किसका होगा, आर्यों का। तो आर्यों का जो विस्तार था, ये सारे काम कौन कर रहे हैं, आर्य। तो आर्यों का जो विस्तार था वो विस्तार कहाँ तक था, पूर्व में अगर देखा जाए, पूर्व में तो कहाँ तक, जैसे ये आपकी दिशाएं हो गई तो पूर्व में, यानी कि इस साइड में पूर्व में जो विस्तार था वो कहाँ तक, यमुना नदी तक। यमुना नदी तक आर्यों का विस्तार था। और इधर देखा जाए तो इन लोगों ने, इनका पूर्व में यमुना नदी तक तो था ही, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर या उत्तर वैदिक काल सभ्यता तक आकर इन्होंने क्या किया कि दक्षिण में भी जो नर्मदा नदी है आपकी, उसमें भी या वहाँ तक इनका विस्तार हो गया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है कि पवित्र नदी। जो पूर्व वैदिक काल के लोग थे, यानी कि ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे, वो क्या करते थे कि जो सबसे पवित्र नदी थी वो किसे मानते थे, सरस्वती को। जैसे अभी वर्तमान में हम सबसे पवित्र नदी गंगा को मानते हैं, उसी वैसे ही उस समय के लोग सरस्वती नदी को पवित्र मानते थे। और ये दोनों जगह सेम थी। पूर्व वैदिक काल के लोग भी और उत्तर वैदिक सभ्यता के लोग भी क्या करते थे कि दोनों लोग सरस्वती नदी को पवित्र नदी मानते थे। उसके बाद इन लोगों के लिए जो सबसे पवित्र नदी थी वो कौन सी थी, उपयोगी नदी। पवित्र तो आपकी हो गई ये, और उसके बाद उपयोगी नदी थी वो कौन सी थी, सिंधु। सिंधु नदी सबसे उपयोगी थी हर चीज़ से लेकर, यानी कि पानी का यूज ये सर्वाधिक किस नदी का करते थे, सिंधु नदी का, और ये भी सिंधु नदी का करते थे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका दूसरा, सामाजिक व्यवस्था। ये रही आपकी राजनीतिक व्यवस्था। कैसी, राजनीतिक व्यवस्था। उसके बाद सेकंड पॉइंट है आपका सामाजिक व्यवस्था। तो सामाजिक व्यवस्था में हम देखते हैं किस तरीके से, जैसे अभी सबसे बड़ा कौन होता है अपने यहाँ, प्रमुख व्यक्ति कौन है भारत का, राष्ट्रपति। राष्ट्रपति, उसके बाद प्रधानमंत्री, इस तरह से चलता है ना कार्यक्रम। तो उस समय जो चलता था, तो ऋग्वैदिक काल में यानी कि पूर्व वैदिक काल में सबसे पहले किसको मान्यता दी जाती थी, क्षत्रिय को, उसके बाद ब्राह्मण को, उसके बाद वैश्य को, उसके बाद शूद्र को। ये उस समय के जो मेन व्यक्ति थे उन लोगों का घटनाक्रम है कि इस तरीके से, जैसे अभी वर्तमान में अपना राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री इस तरीके से होता है ना, तो उसी तरीके से जैसे कोई स्टेट है अपना, तो स्टेट में राज्यपाल, मुख्यमंत्री इस तरह से नीचे आते हैं। तो इसी तरीके से प्रथम कौन, क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य और शूद्र। और उत्तर वैदिक काल में आकर क्या हुआ कि ब्राह्मण को पहले ले लिया गया, इन्होंने उल्टा कर दिया कि ब्राह्मण को पहले कर दिया और क्षत्रिय को दूसरे नंबर पर कर दिया। तो ब्राह्मण, उसके बाद क्षत्रिय, उसके बाद वैश्य और उसके बाद शूद्र। ये रहा उस समय के मेन या महान व्यक्तियों का कालक्रम। ठीक है, यानी कि घटनाक्रम। उसके बाद नेक्स्ट है आपका ऋग्वेद में देखा जाए तो स्त्रियों की दशा कैसी थी, बेहतर थी। उनको हर जगह जाने की अनुमति थी, शिक्षा की अनुमति थी, हर चीज़ की अनुमति थी। और उत्तर वैदिक काल में आकर गिरावट आ गई,
यानी कि महिलाओं की स्थिति बिगड़ गई, बहुत बिगड़ गई। वो बिगड़ी कैसे, हम उसको देखते हैं। बिगड़ने में कि ऋग्वैदिक काल में तो बाल विवाह था, यानी कि बहुत छोटे पर ही लड़कियों की शादी कर देते थे। तो उस समय क्या किया गया कि इन लोगों ने, ऋग्वैदिक काल के लोगों ने इस चीज़ को समाप्त कर दिया और इस चीज़ को उत्तर वैदिक काल के लोगों ने स्टार्ट कर दिया, यानी कि छोटे पर ही शादी कर दो। ये ऋग्वैदिक काल के लोगों ने समाप्त कर दिया और उत्तर वैदिक काल के लोगों ने स्टार्ट कर दिया। उसके बाद विधवा विवाह, जैसे अगर किसी व्यक्ति का पति दुर्घटना में या युद्ध में या कैसे भी करके अगर उसकी मृत्यु हो जाती है तो वो यानी कि दूसरी शादी कर सकती है या अपने देवर के साथ भी शादी कर सकती है और अपना जीवन व्यतीत कर सकती है। लेकिन इन्होंने क्या किया कि इस चीज़ को बंद कर दिया। उत्तर वैदिक काल के लोगों ने या उत्तर वैदिक जो सभ्यता है उनके लोगों ने क्या किया कि इस चीज़ को बंद कर दिया कि अगर उसका पति की मृत्यु होती है तो वो दोबारा शादी नहीं कर सकती, ना देवर से ना कहीं अंत, उसको वहीं जीवन काटना होगा। ठीक है। उसके बाद शिक्षा, शिक्षा में शिक्षा प्राप्त करती थी महिलाएं कहाँ, ऋग्वैदिक काल में। लेकिन उत्तर वैदिक काल में इस चीज़ को भी बंद कर दिया गया कि महिलाओं को शिक्षा नहीं मिलेगी। ठीक है। देखिए दशा इतनी बुरी कर दी इन्होंने महिलाओं की, बहुत ज़्यादा दशा बुरी कर दी कि महिलाओं को इन्होंने कहीं पर भी जाने की ना अनुमति बंद कर दी, ना कुछ सीखने देते थे ना कुछ भी, यानी कि सारी चीज़ों को महिलाओं को बंद कर दिया था। तो इस तरीके से हुआ क्या कि देखिए, जैसे आप समझें, ये है आपका चार्ट। तो महिलाओं की स्थिति काफ़ी बेहतर थी यहाँ, यानी कि पूर्व वैदिक काल में, और उत्तर वैदिक काल में आते आते यहाँ तक गिर गई। लेकिन अब अगर देखा जाए तो महिलाओं की स्थिति फिर उच्च होती जा रही है, शिक्षा में, हर चीज़ में। ठीक है। तो क्या हुआ कि शिक्षा जो थी वो प्राप्त करती थी महिलाएं ऋग्वैदिक काल में, लेकिन यहाँ शिक्षा महिलाओं की बंद कर दी गई। उसके बाद ये हो गई आपके महिलाओं से संबंधित पॉइंट। ठीक है। और कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था, ऋग्वैदिक काल में कर्म के आधार पर वर्ण व्यवस्था थी, लेकिन उत्तर वैदिक काल में आकर आनुवांशिक रूप से वर्ण व्यवस्था थी। आप यह देखिए कि उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में किसी भी चीज़ को लेकर जो योग्यता को लेते हैं तो उधर आनुवांशिक, किसी भी अगर पॉइंट को हम लेते हैं तो उधर चल रहा है हमारा आनुवांशिक और उधर चल रही है योग्यता। ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखें, मेन पॉइंट आपका ये होता है। उसके बाद सामाजिक व्यवस्था हो गई आपकी और राजनीतिक व्यवस्था हो गई। तीसरा पॉइंट है आपका कौन सा, आर्थिक व्यवस्था। कौन सी, आर्थिक। तो आर्थिक व्यवस्था में क्या था कि उस समय ऋग्वैदिक काल के जो लोग थे वो पशुपालन को प्रथम पेशा मानते थे, यानी कि वो पशुपालन को सबसे प्रमुख मानते थे अपने जीवन में, प्रथम पेशा मानते थे। और जो उत्तर वैदिक काल के लोग थे वो पशुपालन को द्वितीयक पेशा मानते थे, यानी कि द्वितीयक पेशा मानते थे। लेकिन यहाँ कृषि द्वितीयक पेशा थी और यहाँ ये कृषि को प्राथमिक पेशा मानते थे, यानी कि पूर्व वैदिक काल में पशुपालन को नंबर फर्स्ट पर वरीयता दी गई और नंबर सेकंड पर कृषि को रखा गया। लेकिन उत्तर वैदिक काल में पशु को सेकंड पर रखा गया और कृषि को फर्स्ट पर रखा गया। ठीक है। उसके बाद में क्या था कि जो जौ की खेती थी, पूर्व वैदिक काल के लोग जौ की खेती करते थे और जौ को हम यव नाम से भी जानते हैं। अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि यव की खेती कहाँ के लोग करते थे या जौ के अन्य नाम क्या हैं, तो यव। और यहाँ पर गेहूं और चावल, किसकी खेती, गेहूं और चावल की खेती करते थे। गेहूं को हम गौधूमी के नाम से जानते हैं और चावल को हम व्रीहि के नाम से जानते थे। और उसके बाद जो नेक्स्ट पॉइंट है आपका इधर किसमें, आर्थिक व्यवस्था में। तो आर्थिक व्यवस्था में गौ को अधन्या कहा जाता था, यानी कि जो गाय थी उसको हम अधन्या के नाम से भी जानते थे। और ये सेम पॉइंट इधर भी था, ये यहाँ के लोग भी, उत्तर वैदिक काल के लोग भी किसको, गाय को अधन्या कहते थे। उसके बाद जो मरुस्थल है, मरुस्थल को कहते थे धन्व। दोनों जगह के लोग, ये सेम कंडीशन है कि दोनों जगह के जो लोग थे वो मरुस्थल को धन्व कहते थे, समुद्र को पारावास कहते थे। समुद्र को क्या कहते थे, पारावात। और पुत्री को दोहिता कहते थे। यह है आपकी आर्थिक 3 पॉइंट हो गए, वैदिक,
सामाजिक यानी कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक। उसके बाद आपका नेक्स्ट पॉइंट है कौन सा, धार्मिक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है धार्मिक व्यवस्था, यह है आपका चौथा पॉइंट। उसके बाद देखिए तो धार्मिक व्यवस्था में क्या हुआ कि जो देवता माने जाते थे तो सबसे बड़ा देवता मानते थे हम किसको, इंद्र को। किसको, इंद्र को। इंद्र के बाद मानते थे कौन, ऋग्वैदिक काल के लोग, यानी कि पूर्व वैदिक काल के लोग सबसे बड़ा देवता मानते थे इंद्र को, उसके बाद मित्र को, उसके बाद वरुण को और उसके बाद नासत्य को। ठीक है, ये इनके देवता थे। और यहाँ आकर क्या हुआ ऋग्वैदिक काल में, उत्तर वैदिक काल में, कि इंद्र को सबसे बाद में रख दिया। इंद्र को सबसे बाद में रख दिया, यानी कि सबसे पहले किसे, मित्र, वरुण, नासत्य, उसके बाद इंद्र। ठीक है, और इंद्र जो देवता थे वो किसके थे, वर्षा का देवता था आपका इंद्र। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है पूजा पाठ। क्या, पूजा पाठ। पूजा पाठ ये करते थे, वो इसलिए करते थे कि जिससे उनको जो भौतिक सुख था उसकी प्राप्ति मिल सके। जैसे अभी हम जो भी लोग पूजा पाठ करते हैं जिससे मन को सांत्वना मिलती है, यानी कि बहुत शांति मिलती है पूजा पाठ करने के बाद, एक अलग तरीके का ही व्यवहार रहता है हमारा। तो ये भौतिक सुख की प्राप्ति के लिए करते थे क्या, पूजा पाठ। और ये जो पूजा पाठ करते थे ये भौतिक सुख के लिए और कर्मकांडी व्यवस्था को बढ़ाते थे। ये क्या करते थे कि गलत उल्टे सीधे काम करते थे और फिर भी पूजा पाठ करते थे, जिससे कि इनको ये लगता था कि जो हमारे वो कर्मकांड हैं वो इस पूजा पाठ से दूर हो जाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हवन। कौन सा, उत्तर वैदिक काल के, पूर्व वैदिक काल के लोग हवन करते थे। और हवन सिर्फ इसलिए करते थे जिससे कि जो प्रकृति है, प्रकृति शुद्ध के लिए, यानी कि प्रकृति को शुद्ध करना इनका मेन मतलब था, हवन करके प्रकृति को शुद्ध करना। ठीक है, और इनका जो मतलब था पूर्व वैदिक काल में, ये इनका ये मतलब था कि लोगों को गुमराह करते थे। ये हवन के नाम पर लोगों को गुमराह करते थे और दान दक्षिणा अधिक मांगते थे। दान दक्षिणा अधिक मांगते थे। दान दक्षिणा में ये जो प्रमुख पशु थे गाय, गाय को भी मांग लेते थे, गाय को भी मांग लेते थे ये। तो इनका मेन काम ये था कि दान दक्षिणा लेना, यानी कि ये हवन करते थे तो किस लिए, सिर्फ और सिर्फ पैसा कमाने के लिए, यानी कि पैसा नहीं तो धन कमाने के लिए, यानी कि गायों को लेने के लिए, या कुछ भी माने आप कि कुछ ना कुछ लेने के लिए ये हवन को करते थे। और ये प्रकृति को शुद्ध करने के लिए करते थे। हवन में यहाँ पर बलि देते थे। हवन में यहाँ पर जो बलि थी, पूर्व वैदिक काल में हवन में क्या थी कि बलि नहीं दी जाती थी, और उत्तर वैदिक काल में आकर ये बलि देते थे। हवन में बलि देते थे, जिसमें किसी भी जानवर की बलि, यानी कि जानवर की बलि देते थे। और यहाँ पर देवताओं की जो संख्या थी वो कितनी थी, सिर्फ 33। देखिए आप, पूर्व वैदिक काल में देवताओं की संख्या 33, और आगे चलते चलते उत्तर वैदिक काल में आकर देवताओं की संख्या 33 करोड़ हो गई। कितनी, 33 करोड़ हो गई देवताओं की संख्या। ठीक है, तो ये है दोस्तों आपकी आज की क्लास, जिसमें मैंने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और धार्मिक सभी जो भी सामाजिक व्यवस्थाएं थीं उनको मैंने समझाया आप लोगों को। उम्मीद करता हूं कि समझ आया होगा। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।